नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारा खास कार्यक्रम विधान परिषद की जंग में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के कोहराम के बीच उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में राज्य के 18 जिलों में मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं सुबह से ही तमाम बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हैं। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य के 779, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19,313, ग्राम प्रधान के 14,789 और ग्राम पंचायत सदस्य के 1.86 लाख पदों के लिए मतदान हो रहे हैं। अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस में पहले चरण के तहत वोटिंग चल रही है। इन पंचायत चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एआईएमआईएम ने यूपी पंचायत चुनाव के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी इस पंचायत चुनाव में बाजी मारती है। पंचायत चुनाव में आखिर किसका बेड़ा पार होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर तमाम ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आगरा, रायबरेली, कानपुर, रामपुर, सहारनपुर और बरेली की है, जहां पर मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है, किस तरीके से वोटिंग चल रही है। खासे उत्साहित अपने गांव की सरकार चुनने के लिए तमाम ये मतदाता दिखाई दिए। अलग अलग पोलिंग बूथों की, अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। पहले चरण के तहत 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है, यहाँ पर मतदान चल रहे हैं। कुल 18 जिलों में मतदान हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि 11 बजे तक 18 जिलों में 21% मतदान हुआ है पंचायत चुनाव में। विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। 18 जिलों के 3,16,46,162 मतदाता वोट कर रहे हैं। 18 जिलों में तमाम पोलिंग जो बूथ बनाए गए हैं, वहां पर सुबह से लेकर आज शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, लेकिन जो तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आई, वहां पर स्थितियां उलट दिखाई दी। अयोध्या में कुल 16,72,701 मतदाता वोट डालेंगे। वहीं अयोध्या में 2,710 पोलिंग बूथ पर मतदान हो रहे हैं। आगरा में मतदान के लिए 3407 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि आगरा में कुल अगर मतदाताओं की बात करें तो 20,28,878 मतदाता वोट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे। कानपुर नगर में मतदान के लिए 1994 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ठीक ही है, मतलब ज्यादा कुछ केयरफुली नहीं कर रहे हैं, चेक भी नहीं कर रहे हैं ठीक ठाक, सैनिटाइजर कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर बाकी अपना अगर है तो फिर सेफ्टी समझा रहे। अरे हमने इसलिए दिया कि भाई गांव में कुछ विकास हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। कुछ हमारे यहाँ तो सब प्रॉब्लम है, अगर कुछ अच्छा होता है तो सही है। मेरी मानसिकता यही है कि हमारे गांव का विकास हो जाए, हमारे गांव में सड़कें बने, लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगे, नलकूप वगैरह लगे। इसी के उद्देश्य से हमने वोट दिया। मतदान केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत स्ट्रिक्ट पालन किया जा रहा है। किसी को बिना मास्क के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और बिना हैंड सैनिटाइजर किए लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मतदान अपना एक अधिकार है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है
अगर हम सही चुनाव करते हैं तो सही डायरेक्शन में जाएंगे, गलत चुनाव करते हैं तो गलत डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसी उम्मीद से आए हैं कि हम सही चुनाव करें और सही डायरेक्शन में जाएं। प्रधानी को मतलब हमें जिताने के लिए हमारे गांव का प्रधान है वो सही है। किस तरह का प्रधान ठीक है, बढ़िया है। जो प्रधान वो पहले भी था, अब भी है, जो होंगे वो भी बढ़िया है। हमें इस तरीके का सुन रहे हैं कि गांव में विकास करे, जो गली गिरा रहे हैं उनमें खरंजा लगाए, जो नाले के पानी है घरों में भरते उनका सुधार हुए। तो मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अलग अलग जहां चरणों में मतदान होने हैं वहीं चर्चा करने के लिए भी खास मेहमान जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता और अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार। खेमचंद जी बहुत स्वागत है आपका, और अमिताभ जी आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। धन्यवाद। सबसे पहले खेमचंद जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से उत्साह खासा दिखाई दे रहा है, तमाम पोलिंग बूथों पर मतदाता पहुंचे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं सुबह से ही, क्या लग रहा है आपको? रुझान आपकी तरफ है या दिशा कुछ और है? देखिए, फेडरल सिस्टम में पंचायती राज का बहुत ही प्रमुख रोल है और गांव के विकास, गांव के डेवलपमेंट, गांव को आगे ले जाने में पंचायतों का विशेष योगदान रहा है। और अभी ये 3 स्तर पे इलेक्शन हो रहे हैं, एक गांव के प्रधान का, एक बीटीसी के थ्रू जो ब्लॉक प्रमुख बनता है उसका, फिर जिला परिषद का, जिला परिषद के थ्रू जिला में परिषद गठित होती है जिनके जिला अध्यक्ष भी होते हैं। इस 3 तरीके का इलेक्शन हो रहा है और मेरे को ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हवा है, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और पिछली बार जितने प्रतिनिधि चुन के भारतीय जनता पार्टी के आए थे उससे बहुत ज्यादा चुन के आने वाले हैं। लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस समय गवर्नमेंट भी दूसरी थी, तो दूसरे लोगों के प्रतिनिधि ज्यादा चुन के आए थे। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा चुन के आएंगे तो जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो और भी बेहतर काम गाँव में कर पाएगी और गरीब और हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए कर पाएगी। जी अमिताभ कुमार जी, आपको क्या लगता है किस ओर बयार बह रही है? देखिए, बयार जो है पंचायत चुनाव जो होता है उसमें बहुत ही स्थानीय मामला होता है जी। मसला जो होता है इसमें बहुत ही स्थानीय होता है। अब उससे ऐसा कहना मुश्किल है कि भाजपा के पक्ष में ही हवा बह रही है जी, जिसमें मुझे लगता है कि सपा भी अच्छी सीटें निकालेगी, ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा ही निकालेगी। और बहुत से सारे मसले बिल्कुल स्थानीय होते हैं इसमें पार्टीगत मसला थोड़ा कम होता है, किसी किसी इलाके में हो सकता है थोड़ा बहुत, नहीं तो आमतौर पे ग्रामीण स्तर पे ज्यादातर तो मसला ये होता है कि जो परिचित लोग होते हैं, एक हर जगह गिरोह सा बना होता है हर गांव में प्रधान के को साथ लेकर के, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। पार्टीगत मसले होते हैं लेकिन इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। अब आप देखिए इसमें जो आप वहाँ पे पाएंगे कि एक ही आदमी जो है वो केवल एक पार्टी का समर्थक नहीं है, आदमी से जुड़ करके वो पार्टी का समर्थक भी हो जाता है। कोई भाजपा का उम्मीदवार है, उसका घरेलू उम्मीदवार है, मित्र है या आप अड़ोस पड़ोस में रहता है, तो वो पार्टी छोड़ करके उस उम्मीदवार के साथ उसको वोट करने लगता है उसके लिए, क्योंकि वहाँ रिलेशंस डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे होते हैं, बड़े लेवल पे नहीं होते हैं। तो इसमें बहुत मुश्किल होता है कि हवा एक पक्ष में बहेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और कितना इम्पोर्टेंट है वो आप देख ही रहे हैं, काफी हंगामा वगैरह भी हो रहा है, कई जगहों से मारपीट की भी खबरें आ रही हैं। तो लोगों के अंदर एक अलग उत्साह तो है ही, क्योंकि इस बार लेट भी हुआ है चुनाव, लोग इंतजार कर रहे थे इन चुनावों का, हालांकि कोविड का समय है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा चल रहा है सब। बिल्कुल। और अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो लगभग 40% मतदान 1 बजे तक हो चुके हैं, लेकिन खेमचंद जी क्या लग रहा है आपको कि 40% मतदान 1 बजे तक होना और अभी वक्त है बाकी, तो कितने प्रतिशत तक मतदान हो जाएगा और किस तरीके से उम्मीद जताई जाए जो मतदाताओं में, क्योंकि कई जगहों से मतदान को बहिष्कार करने की भी खबरें सामने आई हैं, मतदाता मतदान करने के लिए नहीं जा रहे हैं, चुनाव नहीं कह रहे हैं कि जहां पर विकास काम ही नहीं हुए हैं तो फिर वो किस लिए मतदान करेंगे? देखिए, जो साथी मित्र ने जैसे बताया कि इनमें जो ग्रामीण में जो प्रधान के इलेक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज होते हैं और उसमें पार्टी पॉलिटिक्स ना के बराबर चलती है और वो पार्टी सिंबल पे लड़ते भी नहीं, उनके अपने सिंबल होते हैं। लेकिन जो जिला परिषद है उसमें पार्टी सिंबल पे इलेक्शन होता है और कई हद तक पार्टी की जो भूमिका है वो काफी हद तक रहती है। तो इसमें प्रधान के केस में हम बोले तो क्योंकि चुनाव में
इसलिए वोटिंग ज्यादा होती है कि एक एक व्यक्ति को मार्क किया जाता है, एक एक व्यक्ति को अगर वो बाहर रह रहा है तो उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है कि आप वोटिंग करने के लिए आए। तो इसीलिए भी जो प्रतिशत है, जो आप कह सकते हैं कि वोटिंग है, वो ज्यादा हो रही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि वोटिंग शाम होते होते लास्ट टाइम से ज्यादा होगी, और उससे भी क्योंकि बहुत सारे इस समय लोग आप देखेंगे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से दूसरे क्षेत्रों से अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने घर पे गए हुए हैं। ये भी एक कारण वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीमेंट का हो सकता है। भले ही चुनाव हो रहे हो खिमचंद जी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि चुनाव इस समय नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा आंकड़े सामने आ चुके हैं अगर पिछले 24 घंटे की बात करें। ऐसे में जहां देखिए जो पोलिंग बूथ तमाम बनाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था जो तमाम होनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं है। कहीं पर सैनिटाइजर नहीं है तो कहीं पर सैनिटाइजर सिर्फ रखा हुआ है, उसमें सैनिटाइजर नहीं है। यानी कि बॉक्स तो है लेकिन लोगों के इस्तेमाल करने के लिए उसमें सैनिटाइजर नहीं है। ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी तो पोल खुल गई हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की तरफ से। देखिए वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की है कि व्यवस्थाएं हो, लेकिन हर गांव में, हर बूथ पे व्यवस्थाएं जो दुरुस्त नहीं होंगी, हम समझा जा सकते हैं। और मैं पर्सनली भी ऐसा फील करता हूँ कि फर्स्ट फेज के बाद सरकार इसको रिव्यू करेगी, इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू करेगा, और हो सकता है कि आने वाले चरणों को पोस्टपोन भी कर दिया जाए, क्योंकि ये समस्या इसलिए भी गंभीर है। हर गांव में इलेक्शन है, हर गांव में इसमें ग्रुप इकट्ठे होंगे, हर जगह यहाँ पे पोलिंग बूथ होंगे, तो इतने बड़े स्तर पे हो सकता है कि व्यवस्था ना हो पाए और एक ही चरण में बहुत बड़े एरिया में चुनाव हो रहा है। नियमों की क्योंकि बहुत जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, कहीं पर कोई बिना मास्क पहने पहुंच गया है तो कहीं पर सामाजिक दूरी का पालन तो भूल ही जाइए एक तरीके से। देखिए नियमों का गांव देहात में क्या है, एक बहुत ज्यादा ढीलापन है कि भाई गांव में कोरोना नहीं होता, हम तो मेहनत करते हैं, धूप में रहते हैं, तो हम पे क्या फर्क पड़ेगा। एक वो एटीट्यूड भी इसके पीछे है कि गांव वालों को लगता है कि हमें तो क्या परेशानी होगी। हो सकता है कि उनको परेशानी कम होती हो, लेकिन इन के लिए जाते हैं पर्सनल रिक्वेस्ट पे, या फिर लोग कई बार जो कैंडिडेट है उनको खर्चा भी देते हैं कि आप आके वोट डालो, तो वो लोग तो संक्रमित हो सकते हैं। अगर उन लोगों के संपर्क में आप आओगे तो आपको भी बीमारी हो सकती है। तो मैं आपकी टीवी के माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। आप मास्क ना लगाएं, लेकिन आपके पास जो गमछा होता है, टोपी होती है, उससे अपने मुंह को ढकें ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपका एरिया सुरक्षित रहे, तो हमारा प्रदेश और देश भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल अमिताभ कुमार जी, ये बिल्कुल सही बात कही खिमचंद जी ने कि गांव में अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें कोरोना नहीं होगा, ये तमाम चीजें। अब ऐसे में जब गांव की सरकार बनाने के लिए तमाम मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तब भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? जो लोग बिना मास्क के पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर, उन्हें मतदान नहीं करने देना चाहिए या फिर उनको दोबारा बोलना चाहिए वहां पर जो तमाम कर्मी मौजूद हैं कि जाइए पहले आप मास्क लगाइए, मास्क लेकर आइए, उसके बाद आपको मतदान करने दिया जाएगा। इससे एक जागरूकता भी लोगों में फैलेगी और मतदान भी सही तरीके से संपन्न हो पाएगा। नहीं, ऐन मौके पर यह बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने देखा है कि केवल लोग ही नहीं बल्कि जो अधिकारी जो इलेक्शंस वगैरह में लगे हुए हैं, चुनाव में लगे हुए हैं, और जो ऐसे अधिकारी जो खास करके ग्रामीण इलाकों में पोस्टेड रहे हैं, सब के सब लापरवाह है। वो केवल दिखावे वाली व्यवस्था करते हैं, कोई ढंग से इन चीजों को परहेज नहीं करता। आप खुद बता रही हैं कि खबरें आ रही हैं कि मास्क नहीं पहुंचे हैं, सैनिटाइजर नहीं पहुंचे हैं, केवल डब्बा दिख रहा है, लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और इसमें इस वक्त इतने एग्रेसिव होते हैं ग्रामीण इलाकों में लोग प्रधान को लेकर के कि अगर आप जबरदस्ती रोकने की कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा झगड़े हो जाएंगे, मारपीट उठापटक भी हो सकती है। बिल्कुल, कई जगहों से दंगे फसाद की भी खबरें आई हैं, यहाँ पर जमकर बवाल हुआ है प्रधान पद को लेकर। अक्सर देखा गया है कि जब गाँव की सरकार चुनने की बारी आती है तो दबंगई जो गाँव के जो प्रधान होते हैं मौजूदा, वो पूरा दबाव बनाते हैं कि उन्हें जो है दोबारा जीत दिलाई जाए। इस तरीके से जो दबंग है वहां पर वो हावी हो जाते हैं। ऐसे में किस तरह की तैयारी पहले से होनी चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से कि वो दबंग अपनी दबंगई ना दिखा पाए, उन पर किस तरीके से लगाम लगाई जानी चाहिए? ये देखिए, ये बहुत सहज तरीका है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रशासन जो है उसकी मुश्किल ये है कि इसने आम लोगों से अपने को अलग कर लिया है और खुदा समझता है खुद को। ये समझता है कि हम आम जनता के मालिक हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ आती है। नहीं तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका, इसमें दो रास्ते अख्तियार करने होते हैं प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन जो है उसको आम लोगों के साथ संपर्क बना के रखना पड़ता है। और हर एक गांव में जो समझदार लोग हैं वहाँ पे, जैसे
मास्टर हैं, वहाँ के शिक्षक जैसे हैं, या कोई पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं उस गांव में, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी कर्मचारी गाँव में रहते हैं, उन सब से मिलकर के एक लगातार जो नेटवर्किंग अगर ये लोग करते रहें तो इनका अपने आप एक बड़ा सा नेटवर्क वहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। इस वक्त तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन लोगों को अगर ये साथ लेते हैं तो ऐसे लोग जो शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, पुलिस में रहे हैं, आर्मी में रहे हैं, सरकारी अधिकारी रहे हैं, तो उन लोगों की बात आप लोग सुनते हैं। अगर प्रशासन ऐसी व्यवस्था करता तो उनको क्या होगा कि कहीं पे कुछ हंगामा होने की बातें हैं या कोई दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसकी खबरें भी पहले मिल जाएंगी, अगर उन्होंने अपना नेटवर्क जागरूक करके रखा है, लोगों के बीच में है। और दूसरा, उनको नियंत्रण करने के लिए ये लोग बहुत काम आएंगे, क्योंकि गांव में आज भी मास्टर का बहुत इज्जत होता है। आर्मी से रिटायर्ड, पुलिस से रिटायर्ड, बड़े अधिकारियों, डॉक्टरों की बहुत लोग इज्जत करते हैं। वो एक बार खड़े होकर कुछ कह दें तो दबंग भी उनका जवाब देने में सोचता है पहले। तो इस नेटवर्क को बना करके अगर प्रशासन इस्तेमाल करे तो बहुत आसानी होगी। लेकिन होता क्या है कि ये लोग, जैसे अगर सरकार से आदेश भी होता है तो ये लोग नेटवर्क किन लोगों का बनाते हैं? बदमाशों के साथ बनाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के साथ बनाते हैं, जो लुच्चे लफंगे होते हैं उनके साथ बनाते हैं, जो कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को सही सूचना नहीं देते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के हिसाब से वो गाइड करने की कोशिश करते हैं स्थानीय प्रशासन को। क्योंकि दोनों मिल करके, प्रशासन और वो बदमाश मिल करके गांव वालों को लूटने का इंतजाम करते हैं, सारे प्रोजेक्ट में से पैसा लूटते हैं। तो इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उन्हीं को अपना ये क्या कहते हैं, लघुआ भगुआ हमारे यहाँ एक शब्द चलता है, उनको बनाए रखते हैं, चेले चाटे की तरह उनको इस्तेमाल करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आप जो गांव के प्रतिष्ठित लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ नेटवर्किंग कीजिए। जो लोग प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आर्मी में रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, उनके साथ अगर आप नेटवर्किंग करके रखेंगे तो आपको सूचनाएं भी सही समय पर मिलेगी और दबंगों पे काबू पाने में आसानी होगी। ये करे आदमी तो बहुत आराम से कर सकते हैं। मुझे तो कभी नहीं लगा है कि प्रशासन चाहे तो आराम से इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। खेमचंद जी, जवाब दीजिएगा कि आखिर प्रशासन को पहले से ही इस तरीके के आदेश क्यों नहीं दे दिए जाते कि इस तरीके से सख्ती बरती जाए कि जो दबंग है, क्योंकि देखिए खास तौर पर जब प्रधानी का इलेक्शन होता है, जिला पंचायत सदस्य के इलेक्शन होते हैं, तो इस तरीके की दबंगई की खबरें ज्यादातर सामने आती रहती है और दबंग हावी हो जाते हैं, ग्रामीणों पर दबाव बनाते हैं कि वो उन्हीं को मतदान करें, नहीं करेंगे तो फिर उन पर जानलेवा हमला किया जाता है, प्रत्याशियों पर हमला किया जाता है। देखिए, शायद हमारे जो साथी मित्र हैं 4 साल पहले की कहानी कह रहे हैं जो यूपी में हुआ करता था, लेकिन आज की स्थिति अलग है। आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। आज की स्थिति में दबंगों पे तेजी से कार्रवाई की गई है, उन पे गुंडा एक्ट भी लगाया गया है और जैसे ही चुनाव आते हैं उनके हथियारों को थाने में जमा करवाया जाता है और कई लोगों को अपने एरिया से बाहर जाने का ऑर्डर भी दिया जाता है। और अभी अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट करता है तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। सीएम साहब ने खुद ही ये सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि आपको थाने में कोई व्यक्ति आए तो उसकी रिपोर्ट को दर्ज करना है, तेजी से उस पर कार्रवाई करनी है। आपको ये नहीं देखना कि उस व्यक्ति का वजन क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, आपको कार्रवाई करनी है। अभी स्थिति काफी अलग हटके है। अभी दबंगों का राज चलता है ऐसा नहीं है, अभी जनता का राज है, जनता की बात सुनी जाती है। ये बात सही है कि जैसा हमारे साथी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन को ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी चाहिए जो पंचायत में रहते हैं, जो निस्वार्थ रूप से या फिर सच्चे लोग हैं, जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। और उनकी बात सो कॉल जो दबंग भी होते हैं, दबंग बन कैसे जाते हैं कि जब अच्छे लोगों की ग्रुपिंग नहीं होती तो जो खराब लोग हैं वो अपने आप को पावरफुल महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब अच्छे लोगों की ग्रुपिंग हो जाती है और अच्छे लोगों के पीछे प्रशासन खड़ा हो जाता है तो अपने आप को कोई दबंग नहीं समझ सकता। दबंग करके कोई चीज नहीं होती और कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं होता कि गांव और समाज के सामने वो खड़ा हो सके या सर्वाइव कर सके। मैं तो गांव में रहा हूँ, मैंने देखा है गांव तो बड़े से बड़े हाथी को भी बिठा देता है। अगर पूरा गांव डिसीजन ले ले कि कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है और उसको छेक दे तो वो आदमी और उसका परिवार पूरा परेशान हो जाता है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी दबंग हो। स्थिति काफी बदली है, स्थिति काफी अच्छी है और तभी आप देखेंगे कि आज का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें ना के बराबर हिंसा रिपोर्टेड है। जितनी हिंसा या जितनी तरीके की मारपीट आपने लास्ट टाइम सुनी होंगी उससे आप परसेंटेज में देखेंगे तो आज बहुत कम, क्योंकि आज जो वहाँ पे प्रशासन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, फार बेहतर तरीके से काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि प्रशासन में लोग तो वही हैं जो 25 साल से रिक्रूट हुए। हमने काफी हद तक उनको बेटर किया है, काफी हद तक हमने सफाई की है और हमें पूरी उम्मीद है कि जब हमारी नेक्स्ट सरकार आएगी
तो ये प्रशासन और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो हमने नए रिक्रूटमेंट किए हैं, जो नए लोग लाए हैं, वो तब तक काफी अच्छी पोजीशन पे होंगे और चीजों को संभाल रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन अमिताभ कुमार जी, देखा गया है कि कई बार जो परिजन होते हैं प्रत्याशियों के, वो काफ़ी हावी होने की कोशिश करते हैं, जहां मतदान हो रहे होते हैं वहां पर जाते हैं और ज़बरदस्ती उनसे अपने चुनाव चिन्ह पर मतदान करवाते हैं। ऐसे लोगों पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, क्योंकि जब मतदाता अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वो सोच कर निकलते हैं कि किसे मतदान करना है, लेकिन जो भय और डर का माहौल जब उनके बीच में बना दिया जाता है, जैसा कि आगरा में भी देखने को मिला है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है तत्परता दिखाते हुए, लेकिन ऐसी खबरें जब सामने आने लगती हैं तो कई ऐसे मतदाता हैं जो अपने घर से बाहर निकलने में झिझकते हैं। नहीं, देखिए, जैसे अभी बता रहे थे ना कि स्थितियां निश्चित रूप से अगर पिछले इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में देखे तो हो सकता है कुछ कम हो, क्योंकि अभी तो परसेंटेज पता चलना है। अभी जैसे आगरा की घटना नहीं है, महोबा में प्रत्याशी पे ही हमला हुआ है, गोरखपुर में गोली चलाई गई है प्रत्याशी के ऊपर, संत कबीर नगर में हकीमराई गांव में तो ईंट पत्थर से लोगों ने एकदम जबरदस्त बरसाए हैं, ईंट पत्थर बरसाए हैं। रामपुर में तो फर्जी मतदान हो रहा था, वहाँ हंगामा हुआ है बहुत करके। गाजियाबाद में ये टोनिका सिटी में भी प्रत्याशी और एजेंट जो आपस में भिड़ गए थे सारे मिल करके, तो लड़ाइयाँ कई जगह हो रही हैं। इन सब पे काबू पाने के लिए देखिए प्रशासन को निष्पक्ष होना पड़ेगा। अब सवाल यही तो बरकरार है कि आखिर पहले से ऐसी तैयारी क्यों नहीं की जाती कि इस तरीके की स्थिति बने ही ना। जी, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि प्रशासन तैयारी करता ही नहीं है। प्रशासनिक तैयारी देखिए, जब इलेक्शन है उस वक्त तैयारी का क्या मतलब होता है? आपको क्या लगता है कि आप ढेर सारी पुलिस फोर्स केवल रख देंगे और ढेर सारी के भी आप 6 या 8 से ज्यादा लोग तो रख नहीं सकते हैं एक मतदान बूथ पे, इससे ज्यादा लोग आप रख नहीं सकते हैं। आप 10 लोग 20 लोग भी रख देंगे वहां पे, तो गांव के अंदर देखिए गांव के लोगों का मिजाज अलग होता है। वहां पे गांव के अंदर एक किस्म की एकता होती है, जो भी कुछ लोग होते हैं, और वो डरते नहीं है ऐसे लोगों से। तो उनको आप केवल डरा करके सोचते हैं कि हम ठीक से काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उनके अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा और उनको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन के बाद भी कार्रवाई होगी। जो कुछ हुआ है इसमें ये नहीं है कि वो बच जाएंगे। तो जब लोगों को ये लगेगा कि प्रशासन ईमानदारी से निष्पक्ष होकर काम कर रहा है और कार्रवाई होगी ही अगर मैं कुछ गलतियां करता हूं, तब जाके थोड़ा सा लोग सावधान होंगे। दूसरा, मैंने वही तरीका बताया है कि आप लोगों के बीच में अपनी नेटवर्किंग कीजिए, अच्छे लोगों को साथ में जोड़ करके रहिए। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। प्रशासन तो आम दिनों में गांव में आदमी जाता नहीं है। गांव के लोग प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के लिए घंटों खड़े रहते हैं जाके अधिकारियों के कार्यालय में। इसमें कभी कभार कोई औचक निरीक्षण में कोई डीएम वगैरह आ गया तो उसके बड़े बड़े फोटो छपते हैं। क्यों फोटो छपते हैं? इसलिए कि वो रेगुलर नहीं जाते हैं, साल 2 साल में एक दफा जाते हैं, तो अखबार वालों को भी लगता है कि भाई साहब आए हैं तो जरा फोटो छाप दिया जाए। जबकि होना ये चाहिए कि इनके अधिकारी कर्मचारी निरंतर हर गाँव में जाते आते रहें और लोगों के साथ एक संपर्क कायम करें। गाँव के आपसी तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच में। उससे ही अंतर पड़ जाएगा। इलेक्शन में बदमाशी नहीं कर पाएंगे लोग। बिल्कुल। खेमचंद जी, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात कही है अमिताभ जी ने, क्योंकि जब तक आपसी तालमेल नहीं होगा अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच में, क्योंकि देखिए ग्रामीणों में अभी भी जब कोई कर्मचारी बड़ा अधिकारी उनके बीच में जाता है तो वो उनके लिए भगवान की तरह होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो एक तरीके से कह लीजिए इस तरीके से उनका सत्कार करते हैं कि कोई बहुत बड़ा भगवान उनके बीच में कोई आ गया है, इस तरीके से उन्हें पूजते हैं। तो ऐसे में वो आपसी तालमेल कब बिठाई जाएगी? क्योंकि आपकी सरकार है इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। किसी और की सरकार होती तो मैं ये सवाल उनसे पूछती कि पहले से ही ये प्रशासनिक तालमेल ग्रामीणों के बीच में क्यों नहीं बिठाया जाता? देखिए, स्थिति पहले से बहुत अच्छी है और जहाँ तक मैं जानता हूँ योगी सरकार में ये कंपल्सरी टाइम भी एलोकेट किया है कि अधिकारियों को इतना ग्राउंड पर रहना ही पड़ेगा अपने ऑफिस से बाहर। उनको गाँव में अपने जो वहाँ पे छोटे शहर हैं या वहाँ पे जो टाउन है वहाँ पे विजिट करनी होगी और औचक निरीक्षण भी करना होगा। उसके अलावा जो रूटीन भी आपका जो प्लान है वो होना चाहिए ताकि आप दिखें, ग्राउंड पे दिखें, आप स्पॉट पे दिखें। जो आप स्पॉट पे रहेंगे, आप ग्राउंड पे रहेंगे, तो जो नीचे का प्रशासन है, जो थाना अध्यक्ष है, जो एसएचओ होता है, वो भी वहाँ पे सतर्क रहेगा। और जब आप दोनों सीनियर अधिकारी वहाँ पे रहेंगे तो नीचे के जो पुलिसकर्मी होते हैं, नीचे का जो प्रशासन है, वो भी जोश रहता है। स्थिति पहले से काफी अच्छी है। लेकिन गांव में क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव इलेक्शन होते हैं, पर्सनलाइज इलेक्शन होते हैं और इसमें इतनी ज्यादा लोगों के इमोशंस हाई होते हैं कि उसमें कई बार कई चीजें बिना
सोचे समझे भी बिगड़ जाती हैं या स्थिति खराब हो जाती है। और एक एक वोट, और आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रधान, कोई 1 वोट से, कोई 10 वोट से, कोई 5 वोट से, कोई 20 वोट से, ऐसे बहुत सारी जगह होते हैं जहाँ पे हार जीत 50 से नीचे रहती है। तो वहाँ पे जब पर्सन टू पर्सन मार्किंग रहती है तो बिना चाहे हुए, बिना प्लानिंग के भी कई बार छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं और जो बाद में वो चीजें गांव में सेटल भी हो जाती है। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई भी दबंग अपनी मर्जी से दूसरे वर्ग को या दूसरे लोगों को जो वोट करना चाहते हैं उनको वोट ना करने दे। अब लोगों में भी अवेयरनेस है, प्रशासन भी अच्छा कार्य कर रहा है, लोग भी जानते हैं कि वो प्रशासन के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे तो कार्रवाई जरूर होगी। मेरे हिसाब से अभी फ्री एंड फेयर तरीके से वोटिंग हो रही है, सब लोग अपने मन से मतदान कर पा रहे हैं। देखिए, इन 18 जिलों में रायबरेली भी शामिल है जो कि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। अगर बात करें रायबरेली की, क्या लग रहा है वहां पर कांग्रेस पर भरोसा जताएगी जनता या फिर दूसरी पार्टियों पर या आप पर? देखिए, गांव में जो प्रधान के इलेक्शन है वो तो बिना सिंबल के होते हैं, उसमें एक आप कह सकते हैं भावनात्मक सपोर्ट रहता है। रही बात जिला परिषद की, तो जिला परिषद में पार्टी सिंबल के इलेक्शन हो रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे यूपी में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हवा है और हमारे प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा हर इलाके में जीत के आएंगे और उसमें रायबरेली भी है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जय श्री राधे। तो वहीं तमाम जिलों में मतदान सुबह से ही जारी है। 18 जिलों में मतदान हो रहे हैं, जिसमें रायबरेली जो कि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, वहीं आजम खान का रामपुर भी शामिल हैं। अब ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से स्थितियां बनती हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगी। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।